हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग आईबीपीएस मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका एग्जाम आ ही गया है 14 को। मैं अभी आप लोगों के लिए एक लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स लेके आई हूँ, जो कि सिर्फ वन लाइनर है। हम इधर उधर डीप में कोई भी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पे बात करेंगे। ओके, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हम उस पे बात करेंगे। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम पे थोड़ा इसलिए ध्यान दिया क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा ध्यान ऑपरेटिंग सिस्टम पे रखा हुआ है, डीबीएमएस पे रखा हुआ है, ओके, सीएन पे रखा हुआ, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, जो सब्जेक्ट है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये थोड़े होते हैं कि इनसे हम अच्छे से मार्क्स ले पाते हैं। ओके, अच्छे तक देखिए, ये वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मैं तो ये कहूंगी ना कि मैं कुछ भी आपको ऐसा वैसा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा रही हूँ। इस वीडियो को आप एक या दो बार अच्छे से प्रॉपर तरीके से देखिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, देखो सबसे पहले क्या क्वेश्चन बनता है, स्टेट ऑफ प्रोसेस पे क्वेश्चन बनता है। ओके, क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि इसकी कितनी स्टेट्स होती हैं। 1 2 3 4 5, कितनी स्टेट्स होती है, 5 स्टेट्स होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेट कौन सी होती है, न्यू, देन रेडी, रनिंग, फिर एग्जिट, फिर उसके बाद क्या है, ये ब्लॉक। ओके, न्यू से जाने पे ये क्या है, एडमिट, और जब रेडी से रनिंग पे जाएगा इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पैच करना। और जब इसका टाइम आउट हो जाता है, कब होता, किस में होता है टाइम आउट, मैम राउंड रोबिन में होता है, हमने यहाँ पढ़ा था, है ना। तब ये क्या होता है, जब इसका टाइम आउट हो जाता है वो किस में होता है, राउंड रोबिन में। तो ये दोबारा से किस में चली जाती है, रेडी में चला जाता है। रनिंग से किस में चली जाती है, रेडी में चली जाती है। ठीक है, और जब इसका काम कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस का, तो ये कहाँ पे एग्जिट कर जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे इसको आईओ की जरूरत पड़ी है, इनपुट की जरूरत पड़ी है, और प्रिंटर वगैरह की नीड हुई है, तो फिर ये किस में चला जाता है, ब्लॉक में चला जाता है। जब यहाँ पे इसका काम खत्म हो जाता है, दोबारा से ये किस में चला जाता है, रेडी में चला जाता है। क्लियर। ये कितनी प्रोसेस है, 5 प्रोसेस है। एक एक पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि रेडी से रनिंग में जाने पे किसको बोलते हैं, डिस्पैच होता है। ओके, रेडी से ब्लॉक में जाने पे क्या होता है, ठीक है, रनिंग से रेडी में जाने पे क्या होता है, रनिंग से एग्जिट में क्या होता है, रिलीज होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट मेरी बात सुनिए, एक होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, एक होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, एक होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहाँ पे आता है, ये आता है यहाँ पर, न्यू से रेडी में जाते वक्त। ठीक है, ये आता है यहाँ पे लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। शॉर्टेस्ट टर्म शेड्यूलर आपका आता है यहाँ पे रेडी टू रनिंग वाली स्टेट में, किसमें आता है, रेडी टू रनिंग वाली स्टेट में। और जो आपका होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर, ये आपका इधर आता है ब्लॉक वाली, उसमें एमटीएस। ठीक है, यहाँ से ये 2-3 तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये आने चाहिए। ठीक है, क्लियर। ये डायग्राम तो बिल्कुल मस्ट है, आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, फिर देखिए इसमें क्या है, जैसे अभी मैंने बताया था, जो वेकअप है उसमें ब्लॉक से रेडी स्टेट में जाने को क्या बोलते हैं, वेकअप बोलते हैं। रनिंग से ब्लॉक में जाने को क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। टाइमर रन आउट किसमें बोलते हैं, देख लेते हैं। टाइमर रन आउट किसमें, रनिंग से रेडी में जाता है, तब किसमें जाता है, रनिंग से रेडी में जाता है, किसमें, रनिंग से रेडी में जाता है, उसको बोलते हैं टाइमर रन आउट। डिस्पैचर, स्पेलिंग गलत है। डिस्पैचर किस में आता है, जब रेडी से रनिंग में जाता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। ये सारे पीवाईक्यू उठा के लेके आई हूँ मैं। ठीक है, वेकअप किस में आता है, ब्लॉक, टाइमर रन आउट, डिस्पैचर। ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग का। क्लियर। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या होता है। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या होता है, फोर्सफुली यूज होता है, फोर्सफुली यूज। ठीक है, कांट फोर्सफुली यूज। ओके, नॉन प्रिमिटिव में मतलब कि पूरी की पूरी प्रोसेस चलेगी, ऐसे ही आप उसको फोर्सफुली यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रिमिटिव में कर सकते हो। ठीक है, जब इसका पूरा का पूरा टाइम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही ये, जैसे कि P1 है, P2 है, जब ये पूरा का पूरा इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, तभी ये P2 पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये P1 है, यहाँ पे ये P2 है। अगर ये 8 का है, ठीक है, तो अगर ये 4 पे ही पहुंचा है, तभी ये इससे यहाँ से खींच के किस पे ले जाता है, P2 पे ले जाता है। ओके, ये क्या फोर्सफुली इसको यूज करते हैं प्रिमिटिव में और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, फर्स्ट तो इसका यही पता होना चाहिए आपको अच्छे से ऑपरेटिंग सिस्टम में। सेकंड चीज क्या आती है, प्रिमिटिव में शिफ्ट शेड्यूलिंग में कौन कौन से यूज होते हैं, नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन सा यूज होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, प्रिमिटिव में कौन कौन सा आता है आपका, जो फोर्सफुली यूज होता है, किसमें आता है, एक होता है राउंड रॉबिन,
फिर होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव प्रायोरिटी, सॉरी प्रिमिटिव कह रही हूँ, प्रायोरिटी। जो प्रायोरिटी होता है ना वो आपका प्रिमिटिव भी होता है, नॉन प्रिमिटिव भी होता है, ठीक है, बट हम उसको यहाँ पे प्रायोरिटी में कंसीडर कर रहे हैं। राउंड रॉबिन हो गया, प्रायोरिटी हो गया, और कौन सा होता है प्रिमिटिव में? SRTF, SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ये भी किसमें होता है? प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में होता है, ठीक है। नॉन प्रिमिटिव में कौन से होते हैं? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पूरा का पूरा चलेगा तभी आगे बढ़ेगा। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, पूरा का पूरा ही चलती है जो जॉब्स होती है, फिर ही आगे बढ़ती है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका, सो इसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने पूरा चार्ट भी डाला हुआ है, सीपीयू शेड्यूलिंग, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। सो प्रायोरिटी इसमें कौन सी होती है? प्रायोरिटी होती है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, मतलब कि पूरा का पूरा जिसमें ज्यादा मतलब कि लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट की तरह ही होती है। जैसे कि इसमें सबसे पहले कौन सी लॉन्गेस्ट वाली चलती है, उसके बाद स्मॉलेस्ट वाली चलती है, ठीक है। राउंड रॉबिन, नॉन प्रिमिटिव में कौन सी होती है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेज ऑफ लॉन्गेस्ट ऑफ फर्स्ट, हाईएस्ट रिस्पांस रेशियो नेक्स्ट। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लीजिए, ये तो आएगा ही आएगा इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। फिर देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है। इसका क्या मतलब होता है? मैंने आपको बताया था, जो पहले आया है उसको पहले सर्विस मिलेगी, ठीक है, जो पहले आया उसको पहले सर्विस मिलेगी, ठीक है। इसकी तो सिर्फ एक यही बात है। दूसरी बात क्या है इसकी? इसमें कौन सा इफेक्ट होता है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी प्रोसेस है, जिनके पीछे जो छोटी छोटी प्रोसेस है वो पेंडिंग में रहती हैं, ठीक है। तो ये इसके क्या है? प्रॉब्लम है। इसकी प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं? इसकी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कॉन्वे इफेक्ट बोलते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, सो इसमें क्या होता है? मिनिमम, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, जहां पे मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम ये कीवर्ड आ गया तो इसका मतलब वो क्या है? शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। SRTF ये होता है आपका, मैंने बता दिया, प्रिमिटिव। राउंड रॉबिंग, जहां पे टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग, टाइम क्वांटम ये सब आ जाए, ठीक है। टाइम क्वांटम वो क्या होता है? आपका राउंड रॉबिंग होता है, ठीक है। शॉर्टर जॉब फर्स्ट में सबसे पहले छोटी जॉब्स को ही हम प्रेफर करते हैं, उसके बाद बड़ी जॉब। अगर जैसे कि यहाँ पे आपका 5 3 2 1, सो सबसे पहले 1 होगी, देन 2, देन 3 5, इस तरीके से होता है, ठीक है। राउंड रॉबिंग में टाइम दिया जाता है 1 2, उस तरीके से सारी की सारी जॉब परफॉर्म होती है। फिर प्रायोरिटी, मतलब कि कौन सी प्रायोरिटी दी है? लोएस्ट दी है, हाईएस्ट दी है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है जी। सो ये सारा माइंड में रखना। मैं अगर न्यूमेरिकल को छोड़े, क्योंकि न्यूमेरिकल में मैंने अभी कराई नहीं है आपको, ठीक है, बट उसका भी मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगी अभी, जिससे आपकी उसको सोल्व कर लो। बाकी अगर यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई भी आएगा ना, वो आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट बात देखिए, यहाँ पे ये क्या होता है? TAT, टर्न अराउंड टाइम। CT क्या होता है? कंप्लीशन टाइम। AT होता है अराइवल टाइम। तो एग्जामिनर आपसे दो चीज पूछता है, अगर वहां पे उसने वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कुछ भी प्रोसेस दी गई है ना, तो आपसे दो चीज पूछता है। क्या पूछता है? एक तो टर्न अराउंड टाइम पूछता है, एक वेटिंग टाइम पूछता है। ये दोनों कैसे निकालते हैं? बहुत ईजी है। आपको वो पॉलिसी को, अप्रोच को फॉलो करना है कि भाई कौन सी पूछी है, फर्स्ट कम पूछी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस P1 P2 P3, यहाँ पे 2 3 5, सो इस तरीके से हम बनाएंगे। जो पहले आई है 0 से P2 को चलाएंगे, P1 कंप्लीट, देन P2, P2 में क्या आ गया? यहाँ पे P2 में क्या आया है? 3, सो 3 और 2 कितनी होगी? 5। सो P3 में कितना है? 5, 5 और 5 कितना हो गया? 10। सो कंप्लीशन टाइम अभी यहाँ पे हम जैसे इधर निकाल लेते हैं, इधर कितना आ गया? P3 का कितना आ गया? 10 आ गया, ठीक है। जो लास्ट से देखेंगे हम इसको, ठीक है। P2 का कितना आ गया? 5 आ गया। P2 का P1 का कितना आ गया? 2 आ गया। सो ये क्या हो गया? कंप्लीशन टाइम हो गया। अच्छा मेरी नेक्स्ट बात सुनिए, जहां पर अराइवल टाइम नहीं दिया होता है, वहां पे जो कंप्लीशन टाइम होता है वही टर्न अराउंड टाइम होता है, क्लियर। सो अब यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम क्या होगा? यही होता है, ठीक है, कंप्लीशन टाइम को। अब यहाँ पे एवरेज पूछा गया टर्न अराउंड टाइम, सो यहाँ पे अगर एवरेज पूछा है वेटिंग टाइम से, सो हम इजी से निकाल देंगे। कैसे निकाल लेंगे? 2 5 10, सो इसका टोटल कितना? 15 16 17, सो 17 बाय में 3, सो ये हो जाएगा इसका टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। सो मैंने हल्का फुल्का सा एक बताया आपको कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ओवरव्यू सा दिया है बस यहाँ पे। सो टर्न अराउंड टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? कंप्लीशन टाइम है माइनस में अराइवल टाइम। अगर वहां पे अराइवल टाइम नहीं दिया है तो कंप्लीशन टाइम ही टर्न अराउंड टाइम होता है, ठीक है। कंप्लीशन, ठीक है। वेटिंग टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम माइनस में बस टाइम, ओके। सो ये दो फॉर्मूले रखिए, कोई भी न्यूमेरिकल है तुरंत सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अप्रोच भी ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
यहाँ पे देखिए जो फीफो है वो क्या है, प्रिमिटिव वर्जन। सो अगर वहां पे प्रिमिटिव वर्जन आ जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कौन सी उसको बोलते हैं, तो वो क्या होता है, राउंड रोबिन, है ना। राउंड रोबिन का जो प्रिमिटिव फीफो का प्रिमिटिव वर्जन क्या होता है, राउंड रोबिन। ओके, आर राउंड रोबिन डिजाइन फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम, तो ये भी मैंने बता दिया। और जो एसजेएफ होती है, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट होती है, वो क्या होती है, ऑप्टिमल होती है, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम होता है, इंक्रीज थ्रूपुट इसमें ज्यादा होता है। ओके, सारी बातें ध्यान में रखिए। पार्टीशन एलोकेशन मेथड, सो ये मेथड देखिए, पहले कौन से होते हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट। तो इसको देखिए कैसे होता है, जैसे कि पहले आपका इस तरीके से यहाँ पे मैं कुछ भी ड्रॉ कर लेती हूँ। सो फर्स्ट फिट क्या होगा, यहाँ पे अगर 20 की आई है सो यहाँ पे आएगा, ठीक है, जो पहले का पहला स्पेस मिलेगा वहीं बैठ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद है यहाँ पे मान लो मैंने 100 लगा दिया, तो ये सारे 100 के हैं। ओके, सो बेस्ट फिट क्या है, अगर यहाँ पे 80K की प्रोसेस आई है, ओके, सो यहाँ पे आके जैसे कि यहाँ पे मैंने सॉरी 90 ले लेते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 90, सो 80 को हम फिर यहाँ पे बिठा देते हैं, मतलब जो भी उसको स्मॉलेस्ट लगेगा वो वहां पे जाके बैठ जाएगा अपने अकॉर्डिंग। ओके, वर्स्ट फिट क्या होता है, मान लो यहाँ पे 200 डाल दिया और यहाँ पे कितना 80, सो सबसे जो ज्यादा बड़ा वाला स्पेस होता है ना वो क्या होता है, वर्स्ट फिट, वो वहां पे जाके बैठता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फिट में क्या होता है, इसी तरीके से जैसे जो भी नेक्स्ट स्पेस मिलता है उसको वो वहां पे जाके बैठता है, ठीक है, वहां पे जाके उसकी प्रोसेस रन होती है। तो नेक्स्ट फिट यहाँ पे जैसे कि अगर यहाँ पे 20 भी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। सो थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट में नेक्स्ट फिट किस तरीके से होता है, पहले को जहाँ पे उसको जगह मिली है, स्थान मिला है, वहां पे जाके बैठ जाएगा। बेस्ट फिट में क्या होता है, जब से सबसे स्मॉलेस्ट होल को ढूंढेगा, जब उसको स्मॉलेस्ट होल मिल जाएगा वहां जाके बैठ जाएगा। वर्स्ट फिट में होता है जो सबसे बड़े वाला होल, लार्ज वाला होल देखेगा, बेस्ट में देखेगा स्मॉल वाला होल। नेक्स्ट फिट जहां पे बेचारे को जगह मिलेगी वहीं बैठ जाएगा, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट में देखिए, एक होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब मेरी यहाँ पे बात देखिए, जैसे कि ये यहाँ पे इस तरीके से फिक्स पार्टीशन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे 80 है, 80 80, ओके, पहली प्रोसेस आई P1, सो उसको 80 की वो कितने की 50 की, यहाँ पे 50 आ गया, ठीक है, कितने का स्पेस बच गया, 30 का स्पेस बच गया। जो ये 30 का स्पेस बच गया ना, इसमें वो क्या है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। इसके अंदर जो यहाँ पे जो स्पेस बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, वेस्टेज ऑफ स्पेस, ठीक है। अब एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देखिए, थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रही हूँ पर कोई बात नहीं, समझ में तो आ ही जाएगा, आपको नहीं आएगा तो फिर बता देना। तो एक्सटर्नल में कैसे है, वेरिएबल पार्टीशन यूज करते हैं हम। यहाँ पे अगर यहाँ पे आई 80 की प्रोसेस, ठीक है जी, 80 की आई, 80 की हमने यहाँ बिठा दिया, फिर उसके बाद कहते हैं 50 की यहाँ पे बिठा दिया, 50 यहाँ पे जैसे P1 है, P2, ठीक है, फिर P3 आई है, P3 कितने की, 30 की आई है, 30 का, सॉरी थोड़ा सा जल्दी जल्दी में गलती हो रही है, सो एक मिनट रुको। सो ये P3 की यहाँ पे कितनी आई, 30 की आ गई। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आया, P4 की आई, P4 की कितने की, 20 की आई, तो इतना हो गया, ठीक है। सो ये वेरिएबल पार्टीशन है, जितने की प्रोसेस आ रही है ना उतने का उतना ही स्पेस क्रिएट करते जा रहे हैं। क्लियर मेरी बात। अब यहाँ पे देखिए 50 वाली प्रोसेस का ना काम खत्म हो गया, ये यहाँ से चलेगी तो स्पेस ब्लैंक हो गया। 20 वाली प्रोसेस का काम खत्म हो गया, स्पेस क्या हो गया, ब्लैंक हो गया। अब मेरे पास एक प्रोसेस आई है P5 की, इसको चाहिए कितने का, 70 का स्पेस। अब 70 का स्पेस चाहिए, लेकिन मेरे पास तो एक तो 50 का स्पेस यहाँ पे खाली है, एक 20 का स्पेस खाली है, क्या करें अब, है ना। अगर ये दोनों मिल जाएं तो हम 70 का स्पेस दे सकते हैं, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है ना। सो इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, और इसके सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन बोलते हैं। क्लियर मेरी बात। इंटरनल एक्सटर्नल में थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या होता है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, कॉम्पैक्शन होता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इफ द प्रोसेस इज लार्जर देन द मेमोरी देन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन अकर, ठीक है। मेमोरी से ज्यादा अगर प्रोसेस लार्ज है तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगी आएगी। इफ द प्रोसेस इज रिमूव देन द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन अकर, ठीक है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हैपन व्हेन मेमोरी इज स्प्लिट इन फिक्स में, जब फिक्स में होता है तब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आती है, और जब वेरिएबल में होता है तब कौन सी आती है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, बेस्ट फिट ब्लॉक क्या है, इसका सॉल्यूशन है इंटरनल का, और एक्सटर्नल का क्या है, पेजिंग, कॉम्पैक्शन, सेगमेंटेशन क्या है, एक्सटर्नल के सॉल्यूशन है, ठीक है जी। तो ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा, इंटरनल एक्सटर्नल से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। टाइप्स ऑफ थ्रेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर लेवल थ्रेड, कर्नल लेवल थ्रेड। सो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूजर लेवल
थ्रेड जो है वो किससे इंप्लीमेंट होते हैं, बाय यूजर प्रोसेस से। कर्नल लेवल किससे होते हैं, ओएस से, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम इज लेस, जिस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस है P1 P2 P3, ठीक है, इसको मतलब कि इसमें स्विच करने में P1 से P2 में जाने में इसमें बहुत कम टाइम लगता है यूजर लेवल में, लेकिन कर्नल लेवल में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। इफ वन यूजर लेवल थ्रेड परफॉर्म ब्लॉकिंग ऑपरेशन देन द एंटायर प्रोसेस विल बी ब्लॉक। अगर एक भी थ्रेड ब्लॉक हो गया ना तो सारी की सारी जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। डिसएडवांटेज है ये इसका। इफ वन कर्नल थ्रेड परफॉर्म ब्लॉकिंग ऑपरेशन देन अनदर थ्रेड कैन कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। सो ये इसकी एडवांटेज है, अगर एक भी थ्रेड जो है वो ब्लॉक हो गई है तो ये जितना भी जो भी काम चल रहा है वो कंटिन्यू में चलेगा, लेकिन थ्रेड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अगर एक भी ब्लॉक हो गई है तो सारी की सारी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट बात सुनिए, एक है यूजर टू यूजर में, जैसे एक यूजर टू यूजर में चेंज करना है, यूजर T1 T2, ठीक है। सो इस प्रोसेस को नाम दे दिया T3। एक है यूजर से हमें कर्नल में चेंज करना है, इसको छोड़ो, सिर्फ T1 और T2 पे देखो, ये T1 ये T2, यूजर से यूजर में चेंज करना है, यूजर से कर्नल में चेंज करना है। अब ये बताइए कि यूजर से यूजर में ज्यादा चेंज करने में ज्यादा टाइम लगेगा या यूजर से कर्नल में ज्यादा टाइम लगेगा चेंज करने में। सो यूजर टू यूजर में चेंज करने में इसका ज्यादा टाइम लगेगा, जबकि यूजर टू कर्नल में हम चेंज करेंगे उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, अगर हम यूजर टू यूजर चेंज करते हैं तो टाइम ज्यादा लेता है, यूजर टू कर्नल में टाइम ज्यादा नहीं लेता है, ठीक है। थ्रेड्स में एक क्वेश्चन बनते हैं, क्या बनते हैं कि क्या शेयरिंग है, क्या शेयरेबल है, नॉट शेयरेबल, शेयरेबल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, जैसे कि रजिस्टर काउंटर स्टैक जो है वो क्या है, नॉन शेयरेबल, क्या है, नॉन शेयरेबल, ये क्या शेयर नहीं होंगे, बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर काउंटर स्टैक शेयर नहीं होते। अब यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग में देखिए, यहाँ पे वन थ्रेड है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड थर्ड, तो सबके रजिस्टर स्टैक काउंटर जो है ना वो अलग अलग है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन शेयरेबल है, ठीक है। सो थ्रेड्स में आपको सिर्फ यही बात याद रखनी है, और थ्रेड क्या होता है, लाइट वेट प्रोसेस होता है। यही से इसके क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या शेयरेबल और क्या शेयरेबल नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको उतना ही कंटेंट दूंगी जितना पेपर में आता है, ठीक है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन कौन सी होती है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट, लीस्ट रिसेंटली यूज, मोस्ट रिसेंटली यूज। तो देख लेते हैं इसमें होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, जो पहली आई है वो पहले, ठीक है, जो बाद में आई है वो बाद में, जैसे कि यहाँ पे 3 2 1 4 5। सो इस तरीके से जो 3 2 1 3 का फ्रेम ले लिया हमने, 6 7 8 इस तरीके से, ठीक है। तो 3 का फ्रेम ले लिया, 4 को करना है, जो पहले आई है वो पहले जाएगी, सबसे पहले पहले 1, सो क्या आया है, 3 आया है ना। तो 3 को चेंज करके किस क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर क्या आया था, 2 आया था, 2 को चेंज करके क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर क्या आया था, 1 आया था, 1 को चेंज करके क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये होगी आपकी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो पहले आया है वो पहले ही जाएगा, ठीक है। फिर इसमें प्रॉब्लम आती है बैलिडी एनोमली की, बार बार इसलिए ध्यान दे रही हूँ, बार बार इसलिए हर चीज हर उसमें रिपीट कर देती हूँ मैं इसको, क्योंकि जितना ज्यादा रिपीट होएगा, जितना ज्यादा आपके कानों में जाएगा, उतना ज्यादा आपको ध्यान में रहेगा। सिर्फ यही मोटिव है मेरा, और कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। सो इसका मतलब ये प्रॉब्लम क्या होती है, जब पेज फ्रेम इंक्रीज होते हैं कुछ केसेस में, तो वहां पे पेज फॉल्ट भी इंक्रीज होते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, बैलिडी एनोमली। जहाँ पे पेज फॉल्ट इंक्रीज होते हैं, सॉरी फ्रेम यू इंक्रीज होते हैं, वहां पे पेज फॉल्ट भी इंक्रीज होते थे कुछ केसेस में। सो उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं बैलिडी एनोमली, ठीक है। फिर आता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में हम किस साइड देखते हैं, हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, जो सबसे लास्ट में यूज हो रहा होगा ना हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है। लिस्ट रिसेंटली यूज में हम किधर देखते हैं, पास्ट में देखते हैं, जो सबसे पास्ट में इधर की साइड यूज हो रखा होगा ना उसको चेंज करते हैं, जो लिस्ट में यूज हो रखा होगा उसको चेंज करते हैं, ठीक है। मोस्ट रिसेंटली यूज में हम जैसे कि यहाँ पे 3 2 1 4 5, जैसे ये हमारा उसमें है प्रोसेस, जैसे यहाँ पे डाला हुआ था 3 2 1, ठीक है। अब 4 आ गया, 4 को अब फिर हम किस को चेंज करेंगे, 1 को चेंज करेंगे, मोस्ट रिसेंटली यूज, ठीक है। अब 5 आ गया तो हम किसको चेंज करेंगे, यहाँ पे 4 को चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये सारी की सारी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। सो आपको ओवरव्यू दे दिया है, बाकी क्वेश्चंस वाले उसमें मैंने इसको प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन समझाए हुए हैं, वहां से आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सीक टाइम, फर्स्ट स्कैन सी स्कैन लुक सी लुक। तो ये सारी की सारी आपको ध्यान में रखनी है।
सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में प्रॉपर तरीके से जो फर्स्ट आया हम उसको सर्व करते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट सीक टाइम में शॉर्टेस्ट वाला मतलब कि इस तरीके से होता है ना, जैसे कि मान लो 50 का हेड हो गया, तो इधर यहाँ पे 20 है और इधर यहाँ पे 90 है, तो जोन सा इसको शॉर्टेस्ट टाइम लगता है तो इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें कितना 30 का डिफरेंस आया 50 और इसमें कितने 40 का आया, तो ये किसकी तरफ मूव करेगा, शॉर्टेस्ट की तरफ, 20 की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट होता है। और जैसे कि यहाँ पे अब नेक्स्ट में क्या है 10, तो ये इधर चला जाएगा, फिर उसके बाद ये इस साइड मूव करेगा इस वाले तरीके पे, ठीक है जी। फिर तो इस तरीके से इसका होता है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में देखो ऐसे होता है, जैसे 50 है तो जो पहले आया है जैसे कि 2 3 5 इस तरीके से ये इस साइड इस तरफ मूव कर जाएगा, फिर इस तरीके से जो पहले आया है उधर ही मूव करेगा ये, ठीक है। फिर स्कैन सी स्कैन लुक सी स्कैन, मैं इसका सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक्स एंड टिप्स दे रही हूँ कैसे इस चारों को आपको याद करना है। जैसे कि यहाँ पे है सी स्कैन, ठीक है। फिर क्या है स्कैन, स्कैन को हम और क्या बोलते हैं, एलिवेटर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जो एलिवेटर है उस किस में आता है, स्कैन में, ठीक है। फिर आता है लुक और फिर आपका आता है सी लुक, ठीक है। तो सी स्कैन में देखिए ये दोनों की दोनों बाउंड्री को टच करेगा, इतना ध्यान रखिए बस, दोनों की दोनों बाउंड्री को टच करेगा एंड टू एंड, ठीक है। और स्कैन में सिर्फ वन बाउंड्री को करेगा, क्लियर मेरी बात, स्कैन में सिर्फ वन बाउंड्री को टच करेगा ये, जैसे कि यहाँ से होती है ना 0 से 199 ये होता है, तो ये स्कैन सी स्कैन जो है वो इधर को भी टच करेगा इधर को भी, स्कैन सिर्फ एक वाली को टच करता है, ठीक है। और फिर जो लुक होता है उसमें क्या होती है, लुक में होती है नो बाउंड्री, एक भी बाउंड्री नहीं होती है, ठीक है। और फिर सी लुक में क्या होता है, इसमें भी होती है नो बाउंड्री, इनमें दोनों में कोई बाउंड्री नहीं होती है। इसमें क्या होता है वन स्कैन में तो कवर करेगा, वन स्कैन में कवर करेगा एंड सेकंड जब ये स्कैन करेगा तो उसमें नॉट कवर, कवर नहीं करेगा, ठीक है। किस तरीके से ये आएगा, इस तरीके से पूरा कवर करता हुआ देन वापिस, फिर उसके बाद ये कवर करता हुआ इस तरीके से चलेगा, समझ में। अगर इस तरीके से इस क्वेश्चन को करोगे ना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सी स्कैन में दोनों बाउंड्री को कवर करते हैं, स्कैन में ओनली वन बाउंड्री कवर होती है, लुक में कोई भी बाउंड्री कवर नहीं होगी। सी लुक में मतलब कि इस तरीके से गए और खत्म, ठीक है। लुक होता है उसमें कोई भी बाउंड्री नहीं होती, वन स्कैन में तो एक साइड का कवर कर लेंगे, फिर जो सेकंड स्कैन होगा उसमें कुछ भी कवर नहीं करेंगे, थर्ड स्कैन में कवर करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं ध्यान रखने की, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। इससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। फिर आता है डेडलॉक, डेडलॉक क्या होता है जी, यहाँ पे देखिए जैसे कि ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस क्या है 2, अब यहाँ पे देखिए ये क्या कर रही है, इसको रिसोर्स 1 है रिसोर्स 2 है, तो इसको प्रोसेस 1 को रिसोर्स 1 का असाइन कर रखा है, ठीक है। और ये क्या कर रही है, रिसोर्स 2 का वेट कर रही है, और ये प्रोसेस 2 किसको असाइन कर रखा है, रिसोर्स 2 असाइन कर रखा है और ये इसका वेट कर रही है, तो ये सारा का सारा मैनर क्या हो रहा है, सर्कुलर में हो रखा है। अब एक वेट कर रही है, एक होल्ड, एक ने होल्ड कर रखा है, अब ना P1 छोड़ने को तैयार है ना P2 छोड़ने को तैयार है, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डेडलॉक बोलते हैं, ठीक है। जब एक से ज्यादा प्रोसेस वेटिंग लिस्ट में आ जाती है और कोई भी रिसोर्सेज को छोड़ने को तैयार नहीं होती है तो हम क्या बोलते हैं उसको, उस कंडीशंस को हम बोलते हैं डेडलॉक बोलते हैं। होल्ड एंड वेट की, जहाँ पे होल्ड एंड वेट की जो कंडीशन आ जाए, ठीक है, कि उसको छोड़ने को तैयार नहीं है रिसोर्सेज को, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डेडलॉक, ठीक है। फिर जो चार कंडीशंस आते हैं जिसपे मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, वो कौन सी होती है, फर्स्ट होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड होल्ड एंड वेट, नो प्रीम्पशन, सर्कुलर वेट। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या क्या कहता है, ओनली वन प्रोसेस कैन यूज एट अ टाइम, ये कहता है कि अगर एक प्रोसेस वर्क कर रही है तो दूसरी प्रोसेस एंटर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ओनली मतलब कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस वर्क करेगी, ओके। होल्ड एंड वेट अभी जो हमने किया है वही होता है, एक प्रोसेस इज होल्डिंग एटलीस्ट वन रिसोर्सेज एंड वेटिंग फॉर रिसोर्सेज, एक क्या कर रही है, एक को होल्ड कर रखा है और एक को क्या कर रखा है, वेट, ठीक है। नो प्रीम्पशन में होता है मतलब कि आप फोर्सफुली कुछ भी यूज नहीं कर सकते हो, फोर्सफुली कांट यूज, ठीक है। अ रिसोर्सेज कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम अ रिसोर्सेज अनलेस द प्रोसेस रिलीज द रिसोर्सेज, जब उसका काम खत्म हो जाएगा तभी वो रिसोर्सेज को देगा, आप फोर्सफुली कभी भी उसको छीन नहीं सकते हो, ठीक है। तो अगर हम फोर्सफुली ले नहीं सकते तो ऑब्वियसली बात है डेडलॉक आएगा, है ना।
सर्कुलर वेट मतलब कि सर्कुलर वेट में क्या होता है, जैसे P1 P2 ये सारा, ये P3 ये इस पे, ये किसी और पे, जैसे ये R1 पे है, R2 R3 इस तरीके से, ये इस पे असाइन है, ये इस पे असाइन है, ये इस पे असाइन है, ये इस पे इसको वेट कर रही है, ये इसका वेट कर रही है, और ये फिर इसका वेट कर रही है। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक सर्कुलर मैनर में होल्ड एंड वेट चल रहा है, सो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर वेट। तो ये चारों की चारों कंडीशन जहां हो जाती हैं वहां डेडलॉक तो होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो स्टारवेशन से क्वेश्चन आता है कि स्टारवेशन कहाँ कहाँ पे होता है, एसजीएफ में होता है, एसआरटीएफ में होता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में होता है। शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में। सो इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसमें इन सब में क्या होता है, आपका जो स्टारवेशन है वो आता ही आता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस क्रिएटेड, सो इसको देखिए टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस क्रिएटेड किस तरीके से होती है। अगर वहां पे टोटल चाइल्ड प्रोसेस पूछ लिया जाए तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, क्या लगता है, 2 की पावर n माइनस में 1। तो अगर यहाँ पे n कितनी है, 3 दी हुई है, तो 2 की पावर 3 माइनस में 1, सो 8 माइनस में 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस क्रिएटेड में होता है 2 की पावर n माइनस में 1, यहाँ पे प्लस में 1। पेरेंट प्रोसेस का क्या होता है, पेरेंट प्रोसेस होती है 1। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस क्रिएटेड किस तरीके से, चाइल्ड प्रोसेस प्लस में पेरेंट प्रोसेस होती है। ठीक है, सो इसका जो फॉर्मूला लग के है, जैसे कि यहाँ पे कितना है, 7 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8। सो टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस क्रिएटेड में कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। ठीक है, ये 2 की पावर n माइनस 1 किसका है, चाइल्ड प्रोसेस का, और पेरेंट प्रोसेस का कितना है, 1। क्लियर। बैंकर्स एल्गोरिथम किसके लिए यूज करते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम हम यूज करते हैं डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए। किसके लिए यूज करते हैं हम, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए। सो ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये सारे के सारे क्या है, वन लाइनर के क्वेश्चन है, और ये पेपर में आएंगे ही आएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो जो हमने किया है ये पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, सो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि लीनियर और नॉन लीनियर, और इसमें से कि भाई कौन सा लीनियर में आता है, कौन सा नॉन लीनियर में आता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए, सो डाटा स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। ठीक है, और मैंने सारे मिक्स्ड कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो लीनियर में आपका एक आता है स्टैटिक, एक आता है डायनामिक। स्टैटिक में आता है एरे, और डायनामिक में आता है क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट। ठीक है, फिर नॉन लीनियर में आपका आता है ट्री और ग्राफ। जो लीनियर क्या होता है, मतलब कि कॉन्टिन्यूसली काम करता है, कॉन्टिजियस काम करता है। नॉन लीनियर में नॉन कॉन्टिजियस काम करता है। ठीक है, सो 1 बाय 1 जिसमें काम करते हैं वो क्या होता है, लीनियर। ठीक है, और रैंडमली जिसमें हम काम करते हैं वो क्या होता है, नॉन लीनियर। सो लीनियर में एरे, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट सारा कुछ सारा क्या आता है, लीनियर में आता है। ठीक है, और नॉन लीनियर में क्या होता है, ट्री एंड ग्राफ। सो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर देखिए स्टैक, स्टैक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैक से ही पूछा जाता है, तो मैं स्टैक का बताऊंगी स्टैक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो स्टैक के लिए सबसे पहले आपका ये पूछा जाता है स्टैक कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, तो स्टैक फॉलो करता है लीफो को, लिस्ट इन फर्स्ट आउट को। इस तरीके का क्वेश्चन बनता ही बनता है, कहीं पे भी चले जाओ आप। ठीक है, किस अप्रोच को फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करता है। ओके, देखिए इस तरीके से स्टैक होता है, जैसे कि इसमें ना सब, फिर यहाँ पे देखिए कि ऑपरेशंस कौन कौन से यूज होते हैं, ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस यूज होते हैं यहाँ पे पॉप एंड पुश। कौन से यूज होते हैं, पॉप एंड पुश यूज होते हैं। पॉप किस लिए यूज होता है, डिलीट के लिए यूज होता है। पुश किस लिए यूज होता है, पुश किस लिए यूज होता है, इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, पॉप होता है डिलीट के लिए, पुश किसके लिए होता है, इंसर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद मैं वो बताती हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आता है। सो देखिए ये क्या होता है, स्टैक होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, तो जब ये एम्प्टी है तो हम एक पॉइंटर रखते हैं, करंट पॉइंटर, जिसको हम बोलते हैं टॉप। क्लियर मेरी बात। अब ये पूरा का पूरा एम्प्टी है, तो सर यहाँ पे जो करंट पॉइंटर वो किधर है, -1 पे है। क्लियर। और जब ये यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे कुछ भी मैंने बताया ना पुश एंड पॉप, सो अब मैंने यहाँ पे पुश करा दिया ए को। ठीक है, सो करंट पॉइंटर कहाँ पे आ जाएगा, टॉप कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 0 पे। तो टॉप आपका इंडिकेट कहाँ करता है, टॉप का मतलब क्या है, जो करंट पॉइंट को इंडिकेट कर रहा हो। फिर उसके बाद क्या है, बी को पुश करा है, तो टॉप कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एलिमेंट पुश करा दिया, तो यहाँ टॉप अब कहाँ है आपका, यहाँ पे। इसमें जो इंसर्शन होता है वो कहाँ से होएगा, टॉप से होएगा। इसमें जो डिलीशन होता है वो कहाँ से होएगा, टॉप से होएगा। इंसर्शन और डिलीशन कहाँ से होते हैं, दोनों के दोनों कहाँ से होते हैं, टॉप से होते हैं। क्लियर। इसलिए इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे कि डी आया है, लास्ट में आया है, और यही पहले जाएगा। क्लियर। सो इसकी दो बातें याद रखनी की है, ऑपरेशन पुश एंड पॉप, और उसका टॉप किस लिए यूज करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आपका जो टॉप है
वो -1 किसको इंडिकेट करता है, एम्प्टी को। क्लियर। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो का क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो का क्वेश्चन बनता है। जब पूरा का पूरा स्टैक भर जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पे ई और एफ है, अगर मेरे स्टैक का साइज ही कितना है 4 है, और ये तो पूरा का पूरा स्टैक भर चुका है, अब और एलिमेंट्स आएंगे तो हम इसको फिल कर पाएंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, तो मतलब कि ये क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। जैसे कि कोई भी बकेट है, बकेट में पानी भर देते हैं, अगर वो पूरा का पूरी बकेट है वो भर गई है, तो फिर और क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टैक क्या है, ये खाली हो जाता है। ठीक है, स्टैक में कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, अंडरफ्लो की कंडीशन। क्या है, अंडरफ्लो की कंडीशन। अगर इसमें कुछ डिलीट करना है तो हम क्या डिलीट करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा स्टैक खाली है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडरफ्लो बोलते हैं। क्लियर मेरी बात, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो समझ में आया आपको। और ये इस पे यही क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट बात देखिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि रिवर्स स्ट्रिंग किस में होती है, रिवर्स स्ट्रिंग। रिवर्स स्ट्रिंग किसके लिए यूज होती है, देखिए अगर मैं इसको यहाँ पे पॉप करने लग जाऊं तो यहाँ पे क्या आएगा, डी, देन सी, देन बी, ए। क्या मैंने इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रिंग को पुश किया था, नहीं, तो यहाँ पे ये क्या होगी, रिवर्स होगी। तो जो रिवर्स स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है ये किस में आता है, आपका स्टैक में आता है। ठीक है, पैरेंथेसिस बैलेंस करने का, पैरेंथीज बैलेंस करने का जो कॉन्सेप्ट है वो किस में आता है आपका, वो सारा का सारा आपका आता है इसमें, स्टैक में आता है। ठीक है, ये एप्लीकेशंस होती है स्टैक की। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, रिकर्जन के लिए हम किसको यूज करते हैं, रिकर्जन के लिए हम किसको यूज करते हैं, स्टैक को यूज करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपका। क्लियर मेरी बात। फिर क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है पुश ए, दिया है पुश बी, पुश ए, पुश बी, पॉप ए, पॉप, देन उसके बाद पुश सी। अब यहाँ पे बताइए कि टॉप में कौन सा एलिमेंट बचा है, तो ठीक है हम इसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। पहले क्या आया, ए आया, फिर क्या कहता है, बी को पुश कर दो, ठीक है जी, फिर क्या कहता है, पॉप कर दो, ठीक है, बी को बाहर निकाल दिया, डिलीट कर दिया, फिर कहता है सी को पुश कर दो, तो टॉप में क्या है, सी, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। ओके, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन बनते हैं कि पुश कराओ फिर पॉप कराओ, सिंपल सिंपल सा करना होता है। ठीक है, फिर बाद में बताना टॉप में क्या बचेगा आपका। क्लियर मेरी बात। तो ये लीफो स्टैक की जो मेन मेन बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन है वो यहीं से आएगा आपका। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका क्यू। क्यू में क्या होता है, क्यू की मेन बात क्या होती है, ये क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्यू होता है। यहाँ पे जैसे ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, सो ये एक क्यू है, जो पहले आया था वो पहले जाएगा, ठीक है, जो बाद में आया वो बाद में जाएगा। ओके, सो ये क्या है इसका, ये क्या है इसका, फ्रंट, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रंट। और ये क्या है, रियर। सो एल्गोरिथम के हिसाब से नहीं बता रही हूँ ना, मैं आपको नॉर्मल नॉर्मली बता रही हूँ जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सो ये क्या है, फ्रंट, और ये क्या है इसका, रियर। जो डिलीशन करते हैं, अब वो कहां से करते हैं, वो करते हैं हम फ्रंट से। डिलीशन कहां से करते हैं, फ्रंट से। दो ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ऑपरेशन इंसर्शन, इंसर्शन और डिलीशन। क्लियर, ये दो ऑपरेशन इसमें यूज होते हैं। डिलीशन कहां से होता है, फ्रंट से। रियर से क्या होता है, इसका इंसर्शन होता है। क्लियर, सो इतनी सी बात ही इसमें आपको ध्यान रखनी है। क्यू के लिए फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। फ्रंट के लिए हम मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंसर्शन कहां से करते हैं और डिलीशन कहां से करते हैं। फ्रंट के लिए ये इस तरीके से, रियर के लिए ये यहाँ से। ठीक है, सो इतनी बात आपको क्यू की पता होनी चाहिए। सो ओके, फिर देखते हैं टाइप्स ऑफ क्यू। टाइप्स ऑफ क्यू में क्या होता है, सर्कुलर क्यू, डबल एंडेड क्यू, प्रायोरिटीज क्यू। सो सर्कुलर क्यू क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे इसका हेड होता है। ओके, इस तरीके से होता है, हेड को छोड़ो, ये इस तरीके से होता है, तो ये वाला जो लास्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाले के से साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर क्यू बोलते हैं। ठीक है, डबल एंडेड क्यू क्या होता है, डी क्यू क्या होता है, ये होता है मतलब कि इधर भी इंसर्शन हो सकती है, इधर भी डिलीशन हो सकती है, इधर भी इंसर्शन हो सकती है, इधर भी डिलीशन हो सकती है। ठीक है, इधर भी इंसर्शन हो सकती है, इधर भी डिलीशन हो सकती है। ये होता है डबल एंडेड क्यू। अभी तक तो एक तरफ से इंसर्शन एक तरफ से डिलीशन कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से हो सकती है। अब इसमें आता है, एक होता है इसमें इनपुट रिस्ट्रिक्टेड, एक होता है इसमें आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। क्लियर, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड और आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड में क्या होता है ना, देखिए ये इस तरीके से होता है इनपुट। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं, इंसर्शन यहाँ पे होता है, ठीक है, डिलीशन कहाँ से, सॉरी इंसर्शन यहाँ से होता है और डिलीशन कहाँ से होता है, यहाँ से होता है, फ्रंट से। क्लियर,
इसमें क्या कहते हैं, इनपुट रिस्ट्रिक्टेड है, इंसर्शन तो यहाँ से हो रहा है, तो इंसर्शन यहाँ से नहीं होगा डबल क्यू में, ठीक है, इंसर्ट और डिलीशन यहाँ से होगा, दोनों तरफ से डिलीशन हो रहा है, लेकिन जो इनपुट है इंसर्शन है वो सिर्फ एक एंड से होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या है, आउटपुट रिस्ट्रिक्शन। आउटपुट रिस्ट्रिक्शंस में क्या है, एक तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, मतलब कि डिलीशन है तो यहाँ से डिलीशन तो होगा ही होगा, डिलीशन यहाँ से होगा, ठीक है, और इंसर्शन, सबसे पहले डिलीशन ही देख लेते हैं, यहाँ से होगा, लेकिन जो डिलीशन है वो यहाँ से नहीं होगा और इंसर्शन दोनों तरफ से होगा। क्लियर मेरी बात। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में सिर्फ एक साइड से वो इंसर्शन होगा, आउटपुट में सिर्फ एक साइड से डिलीशन होगा, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू में हम प्रायोरिटी देंगे, भाई किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उस हिसाब से हम क्यू को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लियर, समझ में आया आपको। सो टाइप्स कितने होते हैं, 3 तरह के, सर्कुलर, डबल एंडेड, प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। सो ये भी डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके। क्लियर। सर्चिंग होती है आपकी 2 तरह की होती है, कौन कौन सी होती है, लीनियर होती है, एक बाइनरी सर्च होती है, ठीक है। लीनियर में तो हम नॉर्मल तरीके से सर्च कर लेते हैं, जैसे कि 2 13 14 इस तरीके से दिया हुआ, 1 बाय 1 जाके हम सर्चिंग करते हैं, ये क्या होती है, लीनियर सर्च होती है। बाइनरी सर्च में क्या करते हैं, बाइनरी सर्च में ये मतलब कि प्रॉपर तरीके से हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, मिड से डिवाइड करते हैं, ठीक है। मिड अगर हमारा यहाँ पे आ गया, मिड कैसे होता है, लास्ट प्लस में फर्स्ट बाय में 2, इसको हम ये किसका फॉर्मूला होता है, मिड का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है इसका, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, मिड निकालते हैं, अगर हमारा जैसे कि मिड आ गया 40, ठीक है, ठीक है, तो हम मिड के हिसाब से देखेंगे, फिर हम इधर देखेंगे, अगर मिड से मतलब कि लेस देन आया, अगर हमारा जो यहाँ पे मिड क्या है 40 आ गया और हमें कंटेंट कितना 30 सर्च करना है, तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे, अगर हमें 70 सर्च करना है तो हम किधर जाएंगे, राइट साइड। सो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, कौन सा मेथड यूज होता है, डिवाइड एंड कनकर वाला, कौन सा होता है, डिवाइड एंड कनकर वाला। सो इस वाले अप्रोच को फॉलो करता है, मतलब कि, और लीनियर और बाइनरी सर्च में दोनों में कौन से में टाइम कम लगता है, तो बाइनरी सर्च में कम लगता है, ज्यादा एफिशिएंट कौन सी होती है, बाइनरी सर्च होती है, क्योंकि ये डिवाइड मेथड को फॉलो करता है, तो इन दोनों में एफिशिएंट कौन सी होती है, बाइनरी सर्च। क्लियर मेरी बात को। अब देखिए यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग में, यहाँ पे मतलब कि इसकी ना डायरेक्ट शॉर्टिंग से ना आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है यहीं से बनता है, ठीक है। तो क्या इसकी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसको प्रॉपर तरीके से कीजिए। जैसे कि हम पहले तो यहाँ पे देखेंगे बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन और सॉर्ट में। तो इसमें देखिए यहाँ पे, सॉरी बकेट को नहीं, बबल, इंसर्शन और सिलेक्शन में। सो इसमें देखिए सारी की सारी जो भी है सिलेक्शन, ये सारी की सारी क्या है, एन स्क्वायर है। ओके, सिर्फ आपको बेस्ट का ही इसमें याद करना है, मेरा पेन दिख भी नहीं रहा शायद। तो इसमें सिर्फ आपको बेस्ट को यूज करना है, बेस्ट में आपको इसके बेस्ट में जो बबल की है बेस्ट में वो एन है, और इंसर्शन के भी बेस्ट में क्या है, एन, ठीक है, ये याद करना। और बाकी में आपको क्या याद करना है, एन स्क्वायर याद करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम इन तीनों को देखते हैं, क्विक, कीप, मर्ज सॉर्ट। सो इसमें सब में ही क्या है, एन लॉग एन है, ठीक है। इसके सारी की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, एन लॉग एन है, और जो इसकी क्विक शॉर्ट की जो बर्स्ट है वो क्या है, एन स्क्वायर। क्लियर। इसमें सिर्फ आपको ये इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्विक शॉर्ट की वर्स्ट कौन सी होती है, एन स्क्वायर होती है, ये क्विक शॉर्ट का पूछते भी थोड़ा ज्यादा है। सो समझ में आया, इस तरीके से आपको ये टेबल याद करनी है, क्योंकि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, देखो यार वो तो डायरेक्ट ही पूछते हैं। क्लियर मेरी बात। फिर बकेट शॉर्ट एंड रेडिक्स शॉर्ट। तो इसमें बकेट में बेस्ट और एवरेज में एन प्लस के, और इसमें क्या है, एन स्क्वायर, ठीक है। फिर ब्रेडिक्स में एन के इसकी तो तीनों की ही एक ही होगी, एन के। क्लियर। फिर अब यहाँ पे हम देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें यहाँ पे देखिए इन चारों की क्या है, 1 है, किसकी किसकी, बबल, इंसर्शन, सिलेक्शन और हीप शॉर्ट की, हीप शॉर्ट है ये, ठीक है। इन चारों की क्या है, 1 है। सो इस तरीके से आपको याद करना है, ऐसे तो फिर याद नहीं रहेगा, ठीक है। क्विक और मर्ज की क्या है, सेम है, ठीक है। बकेट की एन के है और रेडिक्स की एन प्लस की है, ठीक है। इस तरीके से प्रॉपर याद करना आपको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चार्ट आपको याद करना है, ओके। फिर आती है आपकी स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में पूछ लेता है एग्जामिनर। सो स्टेबल क्या होती है वो देखिए। स्टेबल का मतलब देखो कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया 4 3 2 2 1, ठीक है।
सो स्टेबल क्या बोलता है ना, स्टेबल ये बोलता है कि जो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में टू यूज हुआ है ना, वो पहले ऑर्डर में ही यूज होना चाहिए, उसको आप इधर उधर नहीं करोगे, ठीक है। जो पहले आया उसको पहले ही यूज करना है। सो अगर हमने इस शॉर्टिंग को वो किया, शॉर्ट करते इस डाटा को, चलिए देखिए कि पहले क्या आया, 1 आया, फिर ये वाला 2 यहाँ पर आया, क्लियर मेरी बात, फिर 2 यहाँ पर आया, ठीक है, फिर 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। तो ये तो होगी आपकी स्टेबल शॉर्टिंग। फिर नेक्स्ट देखिए 4 3 2 2 1 1 2 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए, सो देखिए यहाँ पे, सो अब ये 1 है यहाँ पे, ठीक है, ये 2 है, अब इसकी जगह ये वाला 2 यहाँ पे है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है। अब जो इसके ऑर्डर थे वो चेंज हो गए ना, जहां पे ऑर्डर चेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल शॉर्टिंग, और जहां पर ऑर्डर सेम रहते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेबल शॉर्टिंग। क्लियर मेरी बात। तो ये आपका आ जाएगा स्टेबल शॉर्टिंग में, और ये क्या आ जाएगा आपका अनस्टेबल शॉर्टिंग में। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सी है, इसमें कौन कौन से आते हैं और इसमें कौन कौन से आते हैं वो नोट कीजिए। सो स्टेबल शॉर्टिंग में आता है आपका मर्ज शॉर्ट आता है, ठीक है, इंसर्शन आता है, फिर आपका आता है बबल शॉर्ट, फिर आपका आता है काउंटिंग शॉर्ट, ठीक है, और आपका आता है रेडिक्स शॉर्ट। ये सारे आपके आते हैं स्टेबल शॉर्टिंग में। अनस्टेबल में आपका आता है, एक तो आपका आएगा क्विक शॉर्ट, एक आपका आता है हीप शॉर्ट और शेल शॉर्ट। ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, अनस्टेबल में, और ये किस में आते हैं, स्टेबल में। यहां से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ट्री का देखते हैं, ट्री में क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए जैसे ए बी सी, ये क्या है, एक ट्री है, क्लियर। सो ये क्या है यहाँ पे, ये इसको क्या बोलते हैं हम, रूट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, रूट बोलते हैं, क्लियर। और ये क्या है, चाइल्ड है दोनों के दोनों, ठीक है। और बाकी हम इनको क्या बोलते हैं, वैसे हम इनको बोलते हैं नोड्स, और ये क्या होती है, एजेस, क्लियर। सो ये पता लगी क्या होती है एजेस, ये क्या है, रूट नोड, ठीक है, पेरेंट नोड, रूट एंड यू कैन ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट नोड। और ये क्या है, नोड्स, और इनको क्या बोलते हैं, चाइल्ड। फिर अब देखिए नेक्स्ट बात, इसमें जैसे मैंने और बना लिया यहाँ पे डी और ई एफ सी। अब इसमें से हमें ये बताना है कि इसमें लीफ नोड कौन से हैं, लीफ नोड कौन से हैं। सो लीफ नोड यहाँ पे आते हैं, लीफ एंड यू कैन से एक्सटर्नल, एक्सटर्नल नोड। तो मैं थोड़ा फास्ट फास्ट में लेके जा रही हूँ, बस जो जो इंपॉर्टेंट है वही बता रही हूँ अभी, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए ये जो क्या है, डी ई एफ सी, ये क्या है, आपकी एक्सटर्नल नोड है, ओके। और इंटरनल कौन सी नोड है, इंटरनल नोड है आपकी बी एंड सी, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा सिबलिंग, सिबलिंग कौन है, जैसे बी और सी क्या है, आपस में सिबलिंग है, डी और ई क्या है, सिबलिंग्स है, एफ और सी ये क्या है, सिबलिंग्स है, ठीक है। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको ट्री के बारे में पता होनी चाहिए। अगर हम रूट नोड से इंटरनल नोड, लीफ नोड तक आए तो ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है, क्लियर, ये इसकी क्या होती है, हाइट, ठीक है। सो ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी जो टर्म्स है वो आपको पता होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं इसका ट्रेवजिंग देखते हैं बस अब इसमें। सो इसमें एक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है ट्रेवजल पर, जिसकी मैंने ट्री की प्रॉपर तरीके से, मैंने ट्री का कॉन्सेप्ट, अगर आपको पढ़ना है ट्री तो मैंने वो भी अपने चैनल पे डाला हुआ है, और ट्रेवजल वाला भी प्रॉपर इस पे डाला हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही बता रही हूँ, ठीक है। सो ट्रेवजल पे क्वेश्चन आता है कि ट्री 3 तरीके से ट्रेवजल होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है प्री होता है, एक होता है इन होता है, एक होता है पोस्ट होता है, ओके। सो मैं पहले क्या करती हूँ, मैं पहले रूट को ऑर्डर करती हूँ, उसके बाद में कुछ और देखते हैं। तो जो प्री है तो प्री कहाँ पे आएगा, रूट फर्स्ट में आ जाता है, इनमें रूट बिटवीन में आ जाता है, पोस्ट में रूट बाद में आता है, फिर उसके बाद लेफ्ट राइट, पोस्ट में लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ये ट्रेवजिंग का आपसे क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि प्री इन पोस्ट है, कि इनमें ट्रेवजिंग के लिए कौन सा फॉलो करता है। या तो आपको ये दे देंगे रूट लेफ्ट राइट, ये बताइए कौन से ट्रेवजिंग में आता है, प्री ऑर्डर में, ठीक है। या फिर आपको पूछेंगे इन ऑर्डर का बताइए, ठीक है। और जो इन ऑर्डर है वो ऑलवेज क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, किसमें होता है, असेंडिंग ऑर्डर में, ओके। अच्छा जी, मैं यहाँ पे आपको इसकी कन्वर्जन नहीं बताऊंगी, लेकिन कन्वर्जन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन अगर कन्वर्जन से, ट्री ट्रेवजन में इससे और कन्वर्जन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर एग्जामिनर थोड़ा सा ठीक है
नॉर्मल है, तो वो यहाँ से क्वेश्चन देगा ही देगा 101%। अगर थोड़ा सा एग्जामिनर जो है वो थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन देगा तो वो कन्वर्जन पे देगा, ठीक है। तो कन्वर्जन की मैंने इसमें वीडियो डाली हुई है मेरे चैनल पे, तो आप उसको जाके देखना एक बार, ठीक है। वहां से कन्वर्जन मैंने बिल्कुल ही बेसिक तरीके से बताया, वहां से कन्वर्जन आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा अभी यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, पहले तो वहीं से क्वेश्चन बनता है आपका। तो सबसे पहले कौन सा आता है, एनालाइज करना, एनालिसिस आता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है, और यू कैन से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम डिजाइन करते हैं, एक ब्लूप्रिंट सा तैयार करते हैं उसका। फिर उसके बाद कोडिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, ओके, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करते हैं। फिर टेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, उसकी हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। जितना ज्यादा टाइम हमारा, सबसे ज्यादा इतना सॉफ्टवेयर बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में नहीं जाता जितना ज्यादा टाइम हमारा किसमें जाता है, मेंटेनेंस में। तो ये प्रोडक्ट तो एक टाइम पे बन के तैयार हो जाता है ना, लेकिन जो उसका मेंटेनेंस है वही लाइफ टाइम तक चलती रहती, जब तक वो प्रोडक्ट है तब तक की वो मेंटेनेंस चलती रहती है उसकी। क्लियर मेरी बात। तो ये फेसेस होते हैं, ये फेसेस आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ से बनता है रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन से। कहाँ से, रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन से। हम किस तरीके से रिक्वायरमेंट को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट तो होता है, या तो आप इंटरव्यू ले सकते हो जहां से आपको रिक्वायरमेंट्स लेनी है, ठीक है, एनालाइज करना है, या तो आप इंटरव्यू ले सकते हो, या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी मेथड है। फिर नेक्स्ट क्या मेथड यूज होता है, फास्ट। ये फास्ट की आपसे डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, फैसिलिटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिक टेक्निक, ठीक है। लिख नहीं रही हूँ, सुन लो, फैसिलिटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिक टेक्निक, ठीक है। फिर फोर्थ में आपका आता है क्यूएफडी। क्यूएफडी की फुल फॉर्म क्या है, क्वालिटी फंड डिप्लॉयमेंट। इसकी भी डायरेक्ट फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, क्या है, क्वालिटी फंड, सॉरी, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, ओके। फिर फिफ्थ क्या है, द यूज केस अप्रोच, यूज केस अप्रोच, ओके। ये चारों की चारों जो है वो पांचों की पांचों वो रिक्वायरमेंट एलिस्टेशन में आपकी यूज होती है, ओके। अच्छा, एक बात ध्यान से देखिए, जो एरर होता है वो क्या होता है, वो होता है पीपल मिस्टेक, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एक बनता है, वो क्या होता है, डायरेक्ट पीपल मिस्टेक। बग्स क्या होते हैं, जो डेवलपर का मिस्टेक होता है, जो क्या होता है, डेवलपर का मिस्टेक होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। ये भी डायरेक्ट बनता है। फिर आपका आता है व्हेन एग्जीक्यूट द फॉल्ट इज नोन एज, व्हेन एग्जीक्यूट द फॉल्ट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, फेलियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चारों टर्म, एरर, बग्स, फॉल्ट, फेलियर, ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात पे आते हैं, नेक्स्ट बात तो आपकी आती है यहाँ पे डिजाइनिंग में। डिजाइनिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है, किसका होता है, एक होता है कपलिंग का, एक होता है कोहेशन का। मैंने काफी बार आपको बताया है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। मैंने आपको बताया कि कपलिंग को आपको किस तरीके से याद करना है। कपलिंग ऑलवेज क्या होती है, लोवेस्ट होती है, ठीक है। और कोहेशन क्या होती है, ऑलवेज हाईएस्ट होती है, ठीक है जी। सो कपलिंग और कोहेशन में इतना बात याद रखें, कपलिंग क्या होती है, लोएस्ट होती है, कोहेशन क्या होती है, हाईएस्ट होती है, ओके। सो कपलिंग में हम किस तरीके से, एल से हम इसको याद रखेंगे, लोएस्ट से रिलेट करके, एच से हम क्या किससे रिलेट करके रखेंगे, हाईएस्ट से, ठीक है। अब मेरी नेक्स्ट बात सुनिए, मैं बताऊंगी नहीं कि अंदर क्या होता है, सिर्फ मैं अभी इसके टाइप्स सुनिए आप, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कपलिंग में क्या क्या होता है, एक होता है डाटा, ऐसे ही याद करना है इसको, ठीक है। डाटा, स्टैम्प, कंट्रोल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, ठीक है ना जी। इसको कर लेना, 2 बार देख लेना, पर इस दिमाग में ना एक सबकॉन्शियस माइंड में चला ही जाएगा आपके, ठीक है। एक होता है कंटेंट, तो सबसे जो वर्स्ट होती है वो आपकी होती है कंटेंट वाली, ठीक है, वर्स्ट से बेस्ट। सो डाटा वाली ये सब क्या होती है, बेस्ट, और सबसे ये क्या होती है, कंटेंट वाली क्या होती है, इधर से वर्स्ट होता है, ठीक है, वर्स्ट टू बेस्ट, इस तरीके से जाता है। आपको ये पूरी की पूरी इससे पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ कपलिंग क्या होती है। फिर आपसे सेकंड क्वेश्चन बनता है कि कौन सी वर्स्ट होती है, कौन सी बेस्ट होती है इसमें से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है फंक्शनल। अच्छा, और मैंने इसको एक ट्रिक से याद किया हुआ है, कैसे, DSCEC2,
ठीक है, DSCEC2, इसी तरीके से आप इसको याद करना। ठीक है, फिर देखो इसमें क्या होता है, एक होती है फंक्शनल होती है, फिर इसमें होती है सिक्वेंशियल होती है, फिर इसमें होती है कम्युनिकेशन, प्रोसीजरल, ठीक है, टेम्परल, लॉजिकल, कॉन्सिडेंटल। ठीक है, सो ये भी ऐसे चलता है। सो यहाँ पे होती है सबसे वर्स्ट जो होती है वो होती है कॉन्सिडेंटल, और सबसे बेस्ट क्या होती है इसमें, फंक्शनल होती है। सो इसको भी बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही याद कर लेना आप। ठीक है जी, कैसे, बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही याद करना है आपको इसको। सो कपलिंग और कोहेशन में ये दोनों चीज आप लोगों को समझ में आई कि कपलिंग में ये टाइप्स होते हैं, ये कोहेशन के टाइप्स हैं, ये लोएस्ट होती है, ये हाईएस्ट होती है। सो इस तरीके से आपको इसको याद करना है। ठीक है, फिर एक आता है आपका वैलिडेशन, और फिर क्या आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए इसमें क्या, जो सबसे जो की वर्ड यूज होते हैं ना वही बताऊंगी। वैलिडेशन में आपका आता है, अगर वहां पे आ गया राइट प्रोडक्ट तो वो क्या है आपका वैलिडेशन। अगर वहां पे आता है प्रोडक्ट राइट, सो वो क्या है आपकी वेरिफिकेशन है। ठीक है, सो जो वेरिफिकेशन है ना, जो प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस है उनको चेक करने के लिए किया जाता है, और वैलिडेशन में ना जो कस्टमर है वो चेक करता है प्रोडक्ट को। ठीक है, सो ये इसमें राइट प्रोडक्ट, इसमें प्रोडक्ट राइट, इसी यही से ऐसे ही क्वेश्चन बनता है बिल्कुल इसका। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही याद कर रखना है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं टेस्टिंग, देख लेते हैं। सो टेस्टिंग में यहाँ पे देखिए कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में क्या क्या होता है। बग्स को रिमूव करने के लिए क्या यूज करते हैं, हम टेस्टिंग को यूज करते हैं। दो तरह की होती है, एक होती है मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। सो व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स, ये कितने तरह की होती है, तीन तरह की होती है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स। फिर इसको देखिए, ब्लैक बॉक्स को टू टाइप्स में होती है, एक होती है फंक्शनल, एक होती है नॉन फंक्शनल। ऐसे कैसे बिल्कुल याद करना इस चार्ट से, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, ये किस में आती है, फंक्शनल में आती है। फिर परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, ये किस में आती है, कंपैटिबिलिटी सॉरी, नॉन फंक्शनल में आती है। परफॉर्मेंस में कौन सी, लोड, स्ट्रेस, स्केलेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये सारी किस में आती है, परफॉर्मेंस में। फिर इंक्रीमेंटल में टॉप डाउन, नॉन इंक्रीमेंटल में कुछ नहीं। ठीक है, इंटीग्रेशन की में ये इंक्रीमेंटल नॉन इंक्रीमेंटल दोनों आती है। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ना, ये सारा का सारा आपको क्रैम करना, याद करना, ये पूरा का पूरा चार्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ भी उठा के दे देगा एग्जामिनर कि व्हाइट बॉक्स में कौन सी आती है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स में क्या आता है, स्ट्रेस किस में आती है, ठीक है, रिग्रेशन किस में आती है, कुछ भी उठा के दे देगा। ये सारी आपको पता होनी चाहिए, रिग्रेशन भी वैसे फंक्शनल में ही आती है। ठीक है, ये सारा पूरा का पूरा चार्ट याद कर लेना। क्लियर मेरी बात। और हम जो ब्लैक बॉक्स होते हैं इसको हम आईओ ड्रिवन भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट जनरेट करता है, हमारे जो बीच का जो फंक्शन होता है उसके बारे में हमें कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, फिर यहाँ पे एक देखिए जो बार बार पूछा जाता है वो क्या है, अल्फा टेस्टिंग और क्या है, बीटा टेस्टिंग। ठीक है, सो अल्फा टेस्टिंग कहाँ पे होता है, बीटा टेस्टिंग कहाँ पे होता है। जो अल्फा टेस्टिंग है ना वो कंपनी का डेवलपर करता है। ठीक है, जो अब अल्फा टेस्टिंग जो है वो कंपनी का जो है वो डेवलपर करता है, कंपनी डेवलपर। ठीक है, बीटा टेस्टिंग का होती है, बीटा टेस्टिंग ऑन साइट पे, उनकी खुद की साइट पे होती है, रियल एनवायरनमेंट में, जहाँ जो होती है ना, जो रियल एनवायरनमेंट में होती है उसको क्या बोलते हैं हम, बीटा टेस्टिंग। ठीक है, अल्फा टेस्टिंग पहले होती है, बीटा टेस्टिंग बाद में होती है, ये भी ठीक है। इसी तरीके से देखना, जैसे ए पहले आता है तो अल्फा पहले होगी, बीटा टेस्टिंग बाद में, भी जो प्रॉपर रियल एनवायरनमेंट में होती है। क्लियर, इतनी बात। फिर एक मेंटेनेंस से पूछा जाता है। अच्छा, फिर एक सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस से टाइप्स पूछ लिए जाते हैं कई बारी। सो आपको सिर्फ इसके टाइप्स के नाम ही याद रखने, इतना ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट कौन सा था, करेक्टिव मेंटेनेंस, जो भी बग्स वगैरह आते हैं उन सबको करेक्ट करने के लिए करेक्टिव को यूज किया जाता है। अडेप्टिव मेंटेनेंस मतलब कि ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, किसी भी इन्वायरमेंट में ये, मतलब कि किसी किसी भी इन्वायरमेंट में हम इसको यूज कर सके, अडेप्टिव होना चाहिए। ठीक है, परफेक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब कुछ भी तरीके का अगर इसमें कोई भी बग्स आते हैं उसको उससे प्रिवेंट करना चाहिए। परफेक्टिव मेंटेनेंस प्रॉपर तरीके से ये क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। इतना डीप में नहीं बता रही, बस आपको क्या करना है, ये चारों के चारों जो नाम है इनके याद होने चाहिए। एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है इसमें से कि मेंटेनेंस के टाइप्स बताइए। ठीक है, तो कौन सा थे, करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव, प्रिवेंटिव। ओके,
सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में से यही जो क्वेश्चन है यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कंप्यूटर नेटवर्क से एक क्वेश्चन इस तरीके से, जैसे पोर्ट नंबर होते हैं ना, वो थोड़ा बता देती हूँ। जैसे पोर्ट नंबर में सो डीएनएस, एचटीटीपी, ये भी नोट कर लीजिए क्योंकि पोर्ट नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। एसएमटीपी, पोप, एसएनएमपी, ठीक है, आईमैप, टेलनेट। सो डीएनएस का कितना है, इसका है 53, एचटीटीपी का कितना है 80, एफटीटीपी का दो होते हैं, एक होता है 20, एक होता है 21। 21 होता है आपका कंट्रोल के लिए एंड 20 किसके लिए होता है, डाटा के लिए। एसएमटीपी का होता है 25, पोप का आपका होगा 1110, एसएनएमपी का होगा 161, 162, आईमैप का आपका होता है 143 और टेलनेट का आपका होता है 23। अच्छा जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है क्या कि ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल पूछी जाती है, ठीक है। सो जैसे कि एक मतलब कि यूडीपी और टीसीपी। अच्छा, यूडीपी क्या होती है, यूडीपी होती है कनेक्शन लेस, कनेक्शन लेस। टीसीपी क्या होती है, कनेक्शन ओरिएंटेड। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे भी। तो देखिए डीएनएस जो होती है वो आपकी होती है यूडीपी और एचटीटीपी होती है आपकी होती है टीसीपी, एफटीपी होती है टीसीपी, ठीक है। और फिर जो एसएमटीपी होती है वो भी होती है टीसीपी, पोप भी आपकी टीसीपी होती है, ठीक है। एसएनएमपी यूडीपी होती है और आईमैप भी टीसीपी होती है और टेलनेट भी टीसीपी होती है, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा चार्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूरे के पूरे चार्ट से भी, पोर्ट नंबर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखिए, ठीक है। ओके, सो एक लास्ट पॉइंट और लास्ट बात करेंगे। एक होता है ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल्स में कितनी लेयर्स होती है, इसमें होती है आपकी 7 लेयर्स होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है, सबसे फर्स्ट होती है फिजिकल लेयर, सबसे फर्स्ट होती है फिजिकल लेयर। सेकंड में कौन सी होती है, डाटा लिंक लेयर। फिर उसके बाद कौन सी होती है, नेटवर्क लेयर। फिर उसके बाद कौन सी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर उसके बाद कौन सी होती है इसमें यहाँ पे, इसके बाद होती है सेशन लेयर। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, एप्लीकेशन लेयर। ओके, सो ये कितनी होती है टोटल आपकी, होती है 7 होती है, क्लियर। सो इसमें फिजिकल में क्या यूज होता है, बिट्स यूज होता है। डाटा में क्या यूज होता है, फ्रेम यूज होता है। नेटवर्क में क्या यूज करते हैं, पैकेट्स को यूज करते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज करते हैं, सेगमेंट में, सेगमेंट। और इन तीनों के लिए क्या यूज, यूनिट यूज होती है, मैसेज यूज होती है, ठीक है। सो ये सारी की सारी जो 7 लेयर्स हैं, इसमें से इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपसे कोई भी मतलब कि 4 नाम देके पूछ सकता है कि या ये 7 लेयर्स में आता है या नहीं आता, ठीक है। सो आज की जो रिवीजन क्लास है वो मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ, पर मैं इतना बोलती हूँ कि जितना भी कराया ना उसको थोड़ा ध्यान से कीजिए। एक बार नहीं तो 2 बार देखिए। इस चार्ट्स में से, जो चार्ट्स मैंने आपको दिए हैं, इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इन टॉपिक से, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।